सभी को नमस्कार, सभी को अभिवादन। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। यहाँ पर अपन यूजीसी नेट के लिए हिंदी साहित्य के सिलेबस को पूरा कर रहे हैं, जहाँ पर हमने यूनिट 8 के साथ में शुरुआत की थी। यूनिट 8 यानी कि हिंदी नाटक के साथ में हमने शुरुआत की थी। नाटक को पढ़ने की क्या वजह है, क्यों हमने इसको शुरू किया, उसके लिए हमने एक वीडियो पहले बनाया था, जहाँ पर हमने अंधेर नगरी, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक नाटक लिखा गया है, उसको हमने पढ़ा था। इस वीडियो में अपन भारत दुर्दशा, ये जो नाटक है, इसको अपन करेंगे। ये नाटक भी जो अंधेर नगरी है उसी तरह है, और पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बहुत ही छोटा नाटक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम क्लासेस कैसे कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत में जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूंगा, और उसके बाद में एक बार के लिए हम नाटक के माध्यम से गुजरेंगे, और मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट कर रखे हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा। सो चलते हैं, शुरू करते हैं। अभी तक हमने पहले अंधेर नगरी को कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार के लिए उस वीडियो को जाके देख लेना। अगर अपन बात करते हैं भारत दुर्दशा के बारे में, तो इसमें टोटल 6 अंक है। अंक क्या होता है, दृश्य क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है। अगर आपको फिर भी नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। अगर आपने मूवी को देखा है, किसी भी हिंदी मूवी को देखा होगा, तो आपको पता होगा मूवी 2 अंकों में बनी होती है। पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, बीच में इंटरवल होता है। जो नाटक होता है, जैसे कि जो मूवी होती है, उसमें क्या होता है कि पूरी मूवी अलग अलग दिन शूट होती है, फिर उसको एडिट करके मर्ज कर लिया जाता है। पर नाटक तो एक साथ में मंच पे खेला जाएगा। जब मंच पे खेला जा रहा है तो बार बार स्टेज बदलना पड़ता है। इसके कारण उसको अंकों में बांटा जाता है, ताकि एक अंक खत्म हो गया, पर्दा गिरेगा, फिर वापस स्टेज बदलेगा, फिर दूसरा अंक शुरू हो जाएगा। तो अगर अपन बात करेंगे भारत दुर्दशा में, तो इसमें भी टोटल 6 अंक है। अगर हमने अंधेर नगरी की बात की थी, तो अंधेर नगरी में भी टोटल 6 अंक ही थे। इसके अगर लिखने का टाइम बताए तो ये 1880 में लिखा गया था। ये भारतेंदु का मौलिक नाटक है। अगर हम बात करते हैं अंधेर नगरी की, जो कि हमने कल पढ़ा था, उसके अंदर हमने 1881 में देखा था कि उसको 1881 में लिखा गया था। 1880 में ये नाटक लिखा गया था। ये नाट्य रासक है। नाटक के प्रकार होते हैं वो मैं आपको अलग से जब पूरा नाटक के बारे में पढ़ाऊंगा, नाटक का जो इतिहास है उसको पढ़ाऊंगा, उस समय अपन उसको भी कवर करेंगे। इसको अपन देख लेते हैं। देखिए, ये नाटक रासक के अंदर आएगा। सवाल आ सकता है कि ये क्या है, नाट्य रूपक है, नाट्य रासक है, क्या है, या फिर प्रियसन है। जैसे कि हमने कल देखा था कि जो अंधेर नगरी है वो प्रियसन के अंदर आता है, ये नाट्य रसक के अंदर आएगा। ये एक दुखांत नाट्य रसक है। इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं, इस नाटक को जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इसका जो नायक है वो लास्ट में मर जाता है। जब किसी नाटक का या फिर किसी मूवी का नायक मर ही जाता है तो obvious सी बात है कि वो एक दुखांत अंत हुआ है उसका, उसको अपन ट्रेजिडी की तरह ले सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन है वो देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको अभी जो समझा रहा हूँ एक भूमिका बना रहा हूँ, फिर अपन धीरे धीरे इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको पूरी बात समझ में आने लगेगी। और मुझे लग रहा है कि मुझे इस वाले पोर्शन को थोड़ा छोटा करना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। देखिए, इसके इंपॉर्टेंट नाटक कौन कौन, इंपॉर्टेंट जो किरदार है वो कौन कौन है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका नायक है वो है भारत। और यहाँ पे जो भारतेंदु ने जो भारत नायक लिया है, ये भारत एक व्यक्ति नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम भारतवासियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। भारत भाग्य, ये एक व्यक्ति लास्ट में आएगा जो भारत के लोगों को बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। भारत दूरदेव, भारत दूरदेव वो व्यक्ति है जिसने भारत को घेर रखा है, जो भारत को बर्बाद करना चाहता है। इसके साथ में निर्लिप्तता, आशा, सत्यानाश, आलस्य, मदिरा, रोग, सोम, आंधी, योगी, ये इसके इंपॉर्टेंट किरदार हैं। बीच बीच में और भी किरदार आएंगे, उसका भी अपन जिक्र देख लेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो नाटक है इसके अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसके अंदर सभी प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, और ये प्रतीकों के रूप में आते हैं और प्रतीकों के रूप में चले जाते हैं। ओवरऑल जब भारतेंदु ने ये भारत दुर्दशा नाटक को लिखा है, नाटक लिखने के पीछे एक उद्देश्य होता है कि उस नाटक को क्यों लिखा जाता है। जब हमने कल अंधेर नगरी को पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि उस नाटक को लिखने के पीछे कारण था एक जमींदार की जो बुरे काम हो रहे थे। बिहार के अंदर एक जमींदार है, उसके बुरे काम को दिखाने के लिए अंधेर नगरी को लिखा गया था। कुछ लोगों का यह भी मत है कि ये कहीं ना कहीं अंग्रेजी हुकूमत को, जो अंग्रेजी हुकूमत खुद को बताती है कि मैं न्याय संगत हूँ, मैं न्याय देती हूँ, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं अंधेर नगरी के माध्यम से एक नाट्य रूप में उसका उपहास उड़ाया। उनको बताया कि आप ना सिर्फ न्याय के देवता बनने की कोशिश करते हैं, पर आप न्याय के देवता हो नहीं। वैसे ही अगर अपन बात करते हैं भारत दुर्दशा की, यह नाटक क्यों लिखा गया है। इस नाटक को लिखने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो है भारत के लोगों को जगाना, भारत के लोगों को बताना कि आपकी स्थिति अब कैसी है, आपकी आपको अभी क्या करना चाहिए। आप इतने ज्यादा अंधे हो चुके हो कि अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि इस देश में हो क्या रहा है। अपन नाटक पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी चीज समझ में आएगी। एक बार के लिए सारी भूमिका देख लेते हैं। आधुनिक समस्या को दिखाया व समाधान में प्रस्तुत किया है। इस नाटक में सीधी सी बात है कि ये बहुत गजब तरीके का नाटक है। पहले पढ़ेंगे तो अगर आप
शुरू में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि समझ क्यों नहीं आ रहा है। एक बार के लिए स्टोरी जान लो, फिर आप खुद पढ़ लेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। इसके अंदर अंग्रेजी सरकार ने स्त्री समस्या का निवारण भी किया है। ये आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये यूजीसी नेट में पीवाईक्यू के रूप में पूछ रखे हैं, तो इसके कार्ड एक बार के लिए देख लेंगे ना, तो आपको बाद में अगर कोई क्वेश्चन आता है लाइक यूजीसी नेट है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो वहां पे आपको हेल्प करेगा। शुरू करते हैं। प्रथम अंक, टोटल 6 अंक है। पहले अंक के साथ में शुरू करते हैं, होता क्या है। पहले अंक के अंदर जो जगह है वो है बिथी स्थान। जगह का नाम है बिथी। इस जगह पे ये नाटक शुरू हो रहा है। यहाँ पे एक योगी है जो कि लावणी गाता है। लावणी गीत के माध्यम से भारत के लोगों को बताता है कि भारत क्या था पहले। पहले अंक में ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लावणी के माध्यम से नाटक की शुरुआत होती है। फिर दूसरा अंक शुरू होता है। देखिए मैं आपको साथ साथ में रिपीट करवाता चलता हूँ। जब हमने कल अंधेर नगरी को पढ़ा था, तो अंधेर नगरी में पहला अंक क्या था, जहाँ पे 3 लोग, महंत जी, गोवर्धन दास और नारायण दास, ये तीनों लोग आते हैं, जो कि हमने इसके अंदर देखा था। जहाँ पे गोवर्धन दास को पश्चिम में जाने का बोला था, नारायण दास को पूर्व में जाने का बोला था। एक बार के लिए थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। पहले अंक में क्या देखा था, गोवर्धन दास आया, नारायण दास आए, महंत जी आए, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार के लिए थोड़ी सी भूमिका और बन जाएगी आपकी। द्वितीय अंक में हमने बाजार का वर्णन देखा था। ये अपन अंधेर नगरी को देख रहे हैं, ये भी हमारे यूजीसी नेट का ही सिलेबस है। बाजार के वर्णन में अलग अलग लोग आते हैं, जहाँ पे सबसे पहले कबाब वाला आता है, फिर घासीराम आता है। घासीराम को हमने खांसी से याद किया था, और खांसी कब होती है, जब चना खाते हैं। तो घासीराम क्या बेच रहा है, चना बेच रहा है, ठीक है। फिर नारंगी वाली आती है, हलवाई वाला भी आता है, कुंजड़िन आती है, कुंजड़िन सब्जी बेच रही होती है। मुगल व्यवसायी आता है, जो कि काजू किशमिश बादाम यह बेचता है। चूरन वाला कह सकते हैं या फिर पाचक वाला कह सकते हैं, ये व्यक्ति भी आता है। जात वाला आता है, जो जाति बेचता है। और गोवर्धन दास हलवाई से पूछता है कि इस नगर का नाम क्या है। इसके बाद में गोवर्धन दास गाता हुआ जाता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर बाजी, टका शेर खाजा। तीसरे अंक के अंदर अपन बात करते हैं तो जंगल का दृश्य है, जहाँ पे तीनों लोग मिलते हैं, महंत, नारायण दास, गोवर्धन दास, और उस नगर का ये जिक्र करता है। चौथे अंक में हमें राज दरबार देखने को मिलता है, जहाँ पे राजा, नौकर और मंत्री हैं। सबसे पहले जो राज सेवक है वो राजा को पान खाने का कहता है, लेकिन वो सुनता है कि सुपनका आ रही है, इससे वो डर भी जाता है। फिर ये पूरा एक खेल होता है जो कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद में फरियादी आता है। फरियादी बोलता है कि कल्लू बनिया के दीवार के नीचे आके मेरी बकरी मर गई है। तो बाजार जो राजा होता है वो अलग अलग दोषियों को बुलाता है। दोषियों में सबसे पहले बनिया को बुलाया जाता है, फिर कारीगर को, फिर चूना वाला को, फिर भिस्ती को, फिर कसाई को, फिर गडरिया को, फिर कोतवाल को, और कोतवाल को फांसी की सजा सुनाई जाती है। पांचवा अंक अरण्य में शुरू होता है, जहाँ पे गोवर्धन दास मिठाई खा रहा है और मिठाई खा के मोटा हो गया है। उसको राज सेवक आते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो सैनिक आते हैं और उसको पकड़ के लेके जाते हैं। यहाँ पे जो गोवर्धन दास है वो जिक्र भी करता है कि यहाँ पे जो वैश्य और पत्नी है वो एक समान है। फिर इनको जो गोवर्धन दास है उसको कोतवाल पकड़ के लेके जाते हैं, और कारण क्या बताया जाता है कि आपके कारण, मतलब जो कोतवाल है उसको फांसी की सजा हुई है, पर उसका जो गला है वो फांसी के फंदे के बराबर नहीं है, इसके कारण हम आपको पकड़ के लेके जा रहे हैं और आपको फांसी की सजा दी जाएगी। छठा अंक की शुरुआत होती है। छठे अंक में शमशान के अंदर शुरू होता है, जहाँ पे गोवर्धन दास रो रहा है और वो अपने महन जी को याद करता है। महन जी आते हैं, एक उपाय सुझाते हैं और उसको फांसी की सजा से बचा लेते हैं। तो ये पूरा नाटक था जो कि हमने अंधेर नगरी के माध्यम से पढ़ा था। देखिए ध्यान रखिए, इसको मैंने कल 1 घंटे के अंदर पूरा करवाया। अभी मैंने आपको 2 मिनट में सिर्फ उसकी भूमिका को बांधा है कि क्या क्या चीजें हुई थी, आपको याद आ जाएगा। अभी अपन फिर से भारत दुर्दशा के ऊपर आते हैं। पहला अंक बीती नामक स्थान से शुरू होता है, जहाँ पे योगी लावणी गाता है। दूसरे अंक के अंदर शमशान से शुरू होता है। शमशान के अंदर भारत का प्रवेश होता है, और यहाँ पे जो भारतेंदु ने दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से जो मंच है वो होगा। तो वहाँ पे कुत्ता, सियार, कौआ, ये सब कुछ होंगे। सीधी सी बात है कि वो शमशान है, शमशान में ये सब कुछ हो सकता है। भारत का प्रवेश होता है। भारत काफी ज्यादा मुरझाया हुआ है। भारत जो व्यक्ति है, इसमें एक भारत व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट किया, प्रतीक के रूप में प्रेजेंट किया, लेकिन वास्तविकता में ये भारत है कौन, ये भारत देश है। ये अंग्रेजी हुकूमत के अंदर इतना मुरझा चुका है कि अब इसको कुछ करने के लिए एक आशा नहीं दिख रही है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान है। भारत बहुत ज्यादा दुखी है। फिर इसके साथ ये खुद को ऐसे मरा हुआ महसूस करता है। फिर निर्लिप्तता का प्रवेश होता है। निर्लिप्तता बोलती है कि मरने से तो बढ़िया है कि भिखारी मतलब भीख बन के, सॉरी मैं भी चाहूंगा, निर्लिप्तता प्रवेश करती हो। निर्लिप्तता बोलती है कि अगर आप मरना चाहते हो, मरने से तो बेटर है कि जिंदा रहो। जिंदा रहोगे तो आप भीख मांग के भी खा सकते हो। इसके बाद में लड़की के वेश में आशा का प्रवेश होता है। आशा आती है, आशा बोलती है कि भाई निर्लिप्तता आशा को बुलाती है, और आशा भारत को उठा के लेके जाती है कि भाई चलो कुछ तो आशा रखो। फिर तीसरे अंक की शुरुआत होती है। देखिए नाटक कुछ इसी तरीके से, ठीक है। पुराने जमाने में ऐसे नाटक लिखा गया था। समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो नंबर नहीं आएंगे। तीसरे अंक में भारत दूरदेव का आगमन होता है।
भारत दूरदेव, जो कि भारत को लूटना चाहता है, भारत को बर्बाद करना चाहता है। ये व्यक्ति आधा क्रिस्तानी और आधा मुस्लिम है। क्रिस्तानी यानी कि क्रिश्चियन, और मुस्लिम है। तो ये कहना है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अंग्रेजी हुकूमत को और मुगल हुकूमत दोनों को एक साथ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। हाथ में नंगी तलवार है और ये आता है, ये नाचते हुए आता है। भारत दूध से एक ऐसा नाटक है जहाँ पे विलेन नाचता हुआ आता है। एक समझ ही नहीं आ रहा कि ये प्रियसन है या सच में नाटक है, क्योंकि बार बार बीच बीच में कॉमेडी की तरह ये रिप्रेजेंट होता है, नाचते हुए आता है। फिर सत्यानाश का प्रवेश होता है। सत्यानाश बोलता है भारत दूधदेव को कि एक बार के लिए ना, मैं पूरी कहानी को ऐसे ऐसे बताऊंगा तो आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। ऐसे नॉर्मली कहानी को मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है। ये एक नाटक है जहाँ पे एक व्यक्ति है, भारत का भी ज़्यादा परेशान है, और ये व्यक्ति अब बिल्कुल भी आशावादी नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल भी आशा नहीं है। इसको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि भारत दूधदेव नाम का एक व्यक्ति है जो कि भारत को घेर के बैठा है। भारत दूधदेव अलग अलग लोगों को बुलाता है कि भारत को लूटना कैसे है। फिर वो सत्यानाश को बुलाता है, सत्यानाश को बोलता है कि भारत को कंप्लीटली बर्बाद कर दो। तो सत्यानाश बोलता है कि देखो हमने भारत के अंदर क्या क्या कर दिया है। सत्यानाश बोलता है कि हमने भारत में छुआछूत को फैलाया है, हमने आडंबर को फैलाया है, ये सब कुछ करके हमने बर्बाद किया है भारत को। ये भी बोलता है कि जो संतोष है, संतोष के कारण भारत के लोग और ज्यादा बर्बाद हुए हैं। संतोष से कैसे? कि अपन क्या करते हैं कि छोटे से चीज में कि हाँ भाई ठीक है, इसी में खुश रहेंगे, ये हमारा संतोष है, कुछ भी मिल जाए संतोष है, रोटी खाएंगे सुखी रहेंगे। तो ये जो संतोष की जो प्रवृत्ति है, ये कहीं ना कहीं भारत के लोगों को बर्बाद कर रही है। धन के बारे में भी बताता है कि धन ने किस हिसाब से लोगों को बर्बाद किया। और भारत दूधदेव के पूछने पे बताता है कि एक सस्य नाम का व्यक्ति है जो भारत को बचाने की कोशिश कर रहा है, पर उसको भी भारत दूधसा की अतिवृष्टि और अनावृष्टि, इन दोनों ने सस्य नाम के व्यक्ति को भी मार दिया है, ठीक है। इसके बाद में चौथे अंक में कमरे के अंदर कुर्सी पे भारत दूधदेव बैठा है, तभी रोग का प्रवेश होता है। भारत दूधदेव बोलता है कि रोग, तुमने क्या किया भारत में? तो वो बोलता है कि हम भारत में अलग अलग बीमारियां फैलाएंगे और भारत को बर्बाद करेंगे। फिर भारत दूधदेव रोग को बोलता है कि भारत को चारों ओर से घेर दो। फिर भारत दूधदेव को रोग बोलता है कि हम भारत में विस्फोटक, हैजा, डेंगू, अपालेक्सी ऐसी बीमारियां फैलाएंगे। इसके बाद में आलस्य का प्रवेश होता है। आलस्य को बोलता है भारत दूधदेव कि जाओ भारत को आलस्य से घेर लो। तो ये आलस्य भी अपनी अपनी कुछ एक बातें बोलता है। फिर सोम का प्रवेश होता है, सोम की कन्या मदिरा, मदिरा का प्रवेश होता है। मदिरा ने लाल कलर के कपड़े, पैरों में घुंघरू और सांवला रंग है उसका। मदिरा का जो दिखाया कैसा है, लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं, पैरों में घुंघरू हैं और सांवला रंग है। और इसको बोला जाता है कि मदिरा, मुझे तुमसे सबसे ज्यादा आशा है कि तुम भारत को सबसे ज्यादा बर्बाद करोगी। यह सवाल यूजीसी में पूछ रखा है कि भारत दूधसा में भारत दूधदेव को सबसे ज्यादा उम्मीद किससे थी? मदिरा से, क्योंकि मदिरा यानी कि दारू, दारू से तो भारत के लोग और ज्यादा बर्बाद हो जाएंगे। फिर आंधी का प्रवेश होता है और आंधी को भी बोला जाता है कि जाओ पूरा खत्म कर दो। पांचवें अंक में किताब खाना है। किताब खाना में 7 लोग बैठे हैं, 7 सभ्य लोग बैठे हैं जो कि भारत को बचाने की बात कर रहे हैं कि भारत को कैसे बचाया जाए। तो यहाँ पे अलग अलग लोग आते हैं, जिसके अंदर अपन देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि सभापति है। सभापति का रूप उलिया कैसा है? इसने टोपी पहन रखी है, हाथ में छड़ी है और चश्मा लगाए हुए हैं। ये सभापति हैं। इसके साथ में एक बंगाली है, एक महाराष्ट्री है, एक कवि है और एक हाथ में अखबार लिए हुए एडिटर है। और 2 देसी माँ से है, ऐसा नाम लिखा हुआ, 2 देसी, पहला देसी और दूसरा देसी, ठीक है। भारत दूधदेव से बचने के उपाय खोजते हैं। ये बताता है कि भारत दूधदेव से भारत को कैसे बचाया जाए। और इसी समय पुलिस की वर्दी में डिसलॉयल्टी का भी प्रवेश होता है। डिसलॉयल्टी बोलती है कि आप लोग भारत दूधदेव के खिलाफ बात कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे जो भारत दूधदेव है ना, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी हुकूमत को बताया है, उस बरतानिया हुकूमत को बताया है। डिसलॉयल्टी बोलती है कि अब आप सबको पकड़ लिया जाएगा, आपको जेल में ठूस दिया जाएगा, आपको जेल में फिट कर दिया जाएगा। तो सभापति बोलते हैं कि ऐसा क्यों, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, हम तो ऐसी कोई बात कर ही नहीं रहे थे। तब डिसलॉयल्टी जिक्र करती है कि भारतेंदु की जो कवि वचन सुधा जो पत्रिका थे, उसने भी ऐसा क्या किया था, उसने भी तो भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोला था, फिर भी उसको बंद करवाया गया ना। तो यहाँ पे एक जगह पे सवाल आ सकता है कि कवि वचन सुधा जो पत्रिका है उसका जिक्र किस अंक में हुआ था? वो 5वें अंक में हुआ था, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 5वां अंक है। फिर आता छठा अंक, मतलब 5वें अंक में ये लोग समाधान ढूंढते और छठे अंक में नाटक का खत्म हो जाता है। नाटक खत्म कैसे हो जाता है? छठे अंक में जो भारत दूधदेव है वो कंप्लीटली निराशावादी हो चुका है, अब उसको कोई आशा है नहीं। भारत दूधदेव नहीं, जो भारत नायक है, नायक को अब बिल्कुल भी आशा नहीं है, उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि देश का कुछ कल्याण हो सकता है। इसी समय एक और व्यक्ति जिसका नाम है भारत भाग्य, वो आता है और वो गीत गाता है, जागो रे भाई जागो, जागो जागो रे भाई जागो। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं नाटक अब खत्म हो रहा है, वो लोगों को बता रहे हैं कि अब आपको जागना चाहिए, भारत की जो स्थिति है वो बिगड़ रही है, आपको इसको सुधारने के लिए अपना प्रयत्न करना चाहिए।
और इस तरीके से वो भारत के लोगों को जगाता है, गीत गा के बताता है। और अंत में जो भारत है उसकी मृत्यु हो चुकी होती है, और वो एक जो भारत भाग्य है और भारत है, ये दोनों एक दूसरे को छुरा घोंप के आत्महत्या करके मर जाते हैं। इस तरीके से इस नाटक का अंत हो जाता है। ये इस नाटक में भारतेंदु जी बाल विवाह का विरोध करते हैं और विधवा विवाह का समर्थन करते हैं। उनकी दृष्टि में विधवा विवाह का विरोध व्यभिचार को बढ़ावा देता है। कहने का मतलब अगर आप विधवा विवाह का विरोध करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं भारतेंदु इस बात को समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी स्त्री को कम उम्र में शादी होगी, विधवा होगी, अब आप उसको रोक रहे हो कि आप पुनर्विवाह ना करें, तो व्यभिचार बढ़ेगा। वो पर पुरुष के साथ में गमन करेगी, समाज से बच के करेगी, तो वो व्यभिचार के अंदर आएगा। इससे बढ़िया है कि आप कहीं ना कहीं विधवा विवाह का समर्थन करो। भारत दुर्दशा नाटक का नायक भारत है। यद्यपि चरित्र की भव्यता और गरिमा के लिहाज से देखा जाए तो ये आदंत कमजोर पात्र हैं। जैसे कि हमने बताया कि शुरुआत से ये कमजोर दिखता है और लास्ट में मर भी जाता है, तो ये नायक के नजरिए से कुछ है भी नहीं, ये नायक ऐसा होता भी नहीं है। और जो भारत भाग्य है ना, वो लास्ट में जब गीत गाता है तो वो मंच के सामने जितने भी लोग बैठे हैं उनको संबोधित कर रहा है। यहाँ पे भारतवासियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि भारत के लोग मरे हुए हैं। भारत भाग्य आ रहा है और वो बोलता है कि बचना है आपको। यहाँ पे एक बात ये भी बोली जाती है कि अगर आप अंग्रेजों के राज में भी अगर आप नहीं सुधरे ना, तो आप कभी नहीं सुधरोगे। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपको समझ में आती है। चलते हैं अभी नाटक को एक बार के लिए पढ़ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में कुछ भूमिका बांधी है, अब आपको नाटक पूरा समझ में आएगा। मैं पूरा नाटक पढ़ने वाला हूँ नहीं, कारण ये है कि पूरा नाटक पढ़ने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी एक बार के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें समझी जा सकती हैं। भारत दुर्दशा नाटक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारतेंदु के जितने भी नाटक होते हैं वो कहीं ना कहीं मंगलाचरण यानी कि एक भगवान की वंदना से शुरू होता है। अंधेर नगरी में भी समर्पण से शुरू हुआ था, मंगलाचरण को वहां पे समर्पण कहा गया था। इसके अंदर क्या लिखा हुआ उसको समझिए। जे सतयुग थापन करण नासन मलेक्स आचार कठिन दार तलवार कर कृष्ण कल की अवतार। यहाँ पे जो मलेक्स आचार क्या गया है, जो मलेक्स आचार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बाहरी शक्तियों को जो देश को लूट रहे हैं, यानी कि कलयुग का फिर से सतयुग का फिर से स्थापन करने के लिए, यानी कि फिर से सतयुग को लाने के लिए जो मलेक्स आचार है, यानी कि जो विदेशी आक्रांता है, उनको खत्म करने के लिए हाथ में तलवार लेके कल के अवतार के रूप में कृष्ण भगवान फिर से आएंगे। ये बात इनके मंगलाचरण में कही गई है, जो कि आसानी से समझ में आती है। पहला अंक स्थान बीती। यहाँ पे एक योगी है जो कि लावणी गाता है। यहाँ पे भारत के बारे में बहुत सारी बातें बताया जाता है कि सबसे पहले जय ही ईश्वर बल दिनो, सबसे पहले जय ही सभ्य विधाता किनो, सबसे पहले जो रूप रंग रस पीनो, सबसे पहले विद्याफल जिन गई लिनो, अब सबके पीछे सोई परत लगाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। जे भेद साक्य हरिचंद्रु नहुस हयाती, जय राम युधिष्ठिर वासुदेव सरियाती, जय भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तह रही मूर्ता कला अब विद्या राती, अब जह देखू तह दुखी दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। तो कहीं ना कहीं भारत की जो दुर्दशा है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि भारत की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अंग्रेज राज सुख राज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। अब समझिए अब इसका मतलब क्या वो समझिए कि अंग्रेजों का राज वैसे बहुत अच्छा है। अंग्रेजों का राज अगर आप वास्तविकता में सोचेंगे, आप बोलेंगे कि मैं अंग्रेजों की तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, पर आप सच में सोचेंगे तो कहीं ना कि जो राजतंत्र था उससे अंग्रेजों का राज इतना खराब भी नहीं था। अंग्रेजों ने भारत में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी की। जैसे कि अगर देखेंगे तो कास्ट विधवा विवाह के लिए उन्होंने बहुत सारे नॉर्म्स बनाए, एजुकेशन के लिए बनाए। साथ में देखेंगे तो जो जातिवाद है, जो भेदभाव है, उसके लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने सब कुछ बुरा किया, लेकिन भारतेंदु बताते हैं कि अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। यानी का मतलब यानी इसका मतलब कि अंग्रेजों का राज वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंग्रेज कर क्या रहे हैं कि भारत का जो पैसा है उसको विदेश में लेके जा रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं दादा भाई नौरोजी की जो थ्योरी है उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ने इस बात को लिखा था कि अंग्रेजों के अंदर अंग्रेज राज की सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये लोग भारत से जो पैसा है, भारत का जो धन है, उसको ये विदेश में लेके जा रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं भारतेंदु ने भी जिक्र किया है। ध्यान रखिएगा, सवाल आ सकता है कि धन के विदेश गमन के बारे में भारतेंदु ने किस नाटक में इसका अंकन किया है या फिर इसका चित्रण किया है। तो आप लिख सकते हैं कि पहले अंक के अंदर भारत दुर्दशा के अंदर इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर आगे क्या लिखा हुआ है। ताऊ पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दुने दुख
इस देत हा हारी, सबके ऊपर टिकस की आपत आई। और इसका अगर आप जिक्र जिक्र देखेंगे ना, सबके ऊपर टिकस की आपत आई, तो इसका जिक्र आपको देखने को मिलेगा उठ जाग मुसाफिर करके एक निबंध है विवेक राय का, ये भी हमारे सिलेबस में मेंशन है। उस सिलेबस के उस निबंध के अंदर इसका जिक्र देखने को मिलता है, टिकस की आपत आई। ये भारत दुर्दशा से ही लिया गया था और ये लाइन उसको उस निबंध में जोड़ी गई है। ठीक है, यहाँ पे पर्दा गिर जाता है। ये तो कहीं ना किसी पे एक लावणी थी। अब नाटक का अंक शुरुआत होती है, यहाँ से नाटक शुरू होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर होगा क्या, स्थान है शमशान, टूटे फूटे मंदिर है, कुत्ता सियार घूमते हुए दिख रहे हैं, अस्थि इधर उधर पड़ी हुई है। जो भारत है वो काफी ज्यादा दुखी है। वो बोलता है कि हाँ, ये वही भूमि है जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण देव के दूतत्व करने पर भी विरोधतम दुर्योधन ने कहा था। मतलब आप इन चीजों को तो वैसे छोड़ देते हैं, एक बार के लिए पूरी कहानी उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो पामर जयचंद्र, यानी कि जो जयचंद्र के बारे में अपन बोलते हैं ना कि जयचंद्र ने देश के साथ में गद्दारी की थी, तो उसका भी जिक्र देखने को मिलता है। यहाँ पे इस पूरे कथन का एक ही मतलब है कि भारत जो है वो परेशान है और वो कह रहा है कि भारत की स्थिति क्या हो गई है, ये भारत पहले क्या था और अभी ये भारत क्या बन गया है। पूरे ऐतिहासिक वर्णन के साथ में अभी की स्थिति को ये बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे, और राजस्वी सात समुद्र पार अब मेरी कौन दशा होगी, हाय अब मेरे प्राण कौन बचाएगा, अब कोई उपाय नहीं है। भारत बहुत ज्यादा कह रहा है कि जो अंग्रेजी हुकूमत है उसकी वो तारीफ भी करता है। ऐसा क्यों, आप इसको समझिए कि जो भारतेंदु है उन्होंने कवि वचन सुधा एक पत्रिका निकाली थी। वहां पे कहीं ना कि वो अंग्रेजों के बारे में कुछ चीजें लिख भी रहे थे, लेकिन उसका भी बाद में विरोध हुआ, तो भारतीय उसको फिर बैन किया गया, उसको फिर बंद किया गया। तो भारतेंदु ने ये तरीका निकाला होगा कि वो क्या कर रहे थे कि वो नाटक के अंदर अंग्रेजों का खुलकर विरोध नहीं करेंगे, उसकी कहीं ना कहीं वो तारीफ भी करेंगे, लेकिन भारत के लोगों को जगाने का काम करेंगे। अब सीधी सी बात है कि आप अंग्रेजों का विरोध मत कीजिए, लेकिन भारत के लोगों को आप बताइए कि क्या कमी है। और ये भारतेंदु कहीं ना कहीं इस तरीके से काम यहाँ पे कर रहे हैं। जो भारत है वो मूर्छा खा के गिर जाता है, उसी समय निर्लजता का प्रवेश होता है। और निर्लजता के बारे में बताया कि एक जिंदगी हजार नियामत है, एक जिंदगी हजार नियामत है। ये लाइन कौन बोलता है, निर्लजता बोलती है। और वो इस बात को भी बोलती है कि इससे तो बढ़िया है कि तुम भीख मांग के खा लोगे, जिंदा रहोगे तो वो बढ़िया है। फिर निर्लजता आशा को बुलाती है और आशा को बोलती है कि मेरे आचत किसी के भी प्राण दिया है, मेरे आचत किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो भाई अभी जिलाती हूँ। मतलब कहीं ना कहीं आशा बोल रही है कि मेरे होते हुए क्यों प्राण दे रहे हो, एक उम्मीद तो रखो, आशा तो रखो। इसके बाद में तीसरे अंक में भारत दूदेव जो बैठा है, और भारत दूदेव जो भारत को घेर के बैठा है, कहीं ना कहीं भारत दूदेव अंग्रेजी हुकूमत या फिर कह सकते हैं कि भारत की जो बुरी स्थिति है उसको उसको दिखा रहा है। भारत दूदेव बता रहा है कि उपजा ईश्वर कोप से ओ आया भारत बीज खार। मतलब कहीं ना कहीं इस नाटक की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है, इस नाटक में हर दूसरे अंक में एक गीत लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता कि ये नाटक स्टेज पे खिला जाएगा तो लोग कैसे इसके साथ में कनेक्ट हो पाएंगे, लेकिन हाँ जो इसके अंदर बातें है वो ऐसी है। और इसके अंदर ये लास्ट में इस गीत के अंदर इस बात को बोलता है कि सबसे ऊपर टिकस लगाओ, धन है मुझको धन, मुझे तुम सहज ना जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। ये कौन बोलता है, भारत दूदेव, कि मुझे तुम सहज ना जानो, मुझे राक्षस मानो जी। फिर इसके बाद में अलग अलग लोगों को बुलाता है, जिसके अंदर ये सत्यानाश को भी बुलाता है, जहाँ पे ये बोलता है कि अंग्रेजी अलमदार में भी हिंदू ना सुधरे। यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी हुई है कि अंग्रेजी अलमदारी में भी हिंदू ना सुधरे तो कब सुधरेंगे, हाँ हाँ कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश को सुधारना चाहते हैं, हाँ हाँ एक छन्न से क्या भाड़ फोड़ोगे, कुछ लोग सुधारना चाहते हैं पर क्या कैसे सुधारोगे, मैं बैठा हूं ना, मैं भारत को बर्बाद करूंगा। ठीक है, ऐसे लोगों का ऐसे लोगों को दमन करने में मैं जिले में हाकिमों को न हुक्म दूंगा कि इसको डिसलॉयल्टी में पकड़ो। ऐसे लोगों को हर तरीके से खारिज करने करके जितना हो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। कहना कि भारत उदय कह रहा है कि जो लोग भारत को उठाने की कोशिश करेंगे उसको मैं डिसलॉयल्टी में पकड़ा दूंगा। डिसलॉयल्टी यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ हुआ, उसके अंदर पकड़ा दूंगा। और जो लोग मेरे साथ में, जो भारत को बर्बाद करने के लिए मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उनको तो मैं मेडल दूंगा। फिर ये सत्यानाश फौजदार को बुलाता है, सत्यानाश फौजदार जो आता है नाचते हुए आता है, जो बताता है कि बढ़ाया छुआछूत का करम, होके जयचंद हमने एक बार खोल ही दिया हिंद का द्वार। जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुलाया था ना, तो उसका जिक्र यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हलाको चंगे जो तैमूर हमारे अंधता अंधता चूर। तो ये कौन कह रहा है, सत्यानाश फौजदार। वैसे तो ये सारी लाइनें याद नहीं होगी, पर थोड़ा थोड़ी चीजें याद रखिएगा कि सत्यानाश फौजदार ने भारत में छुआछूत को फैलाया था। ठीक है, फिर ये सत्यानाश फौजदार से भारत दूदेव बोलता है कि तुमने क्या क्या किया, भारत को चारों ओरों से घेर लिया है क्या। तो यहाँ पे जो भारतेंदु है वो रामचरितमानस की कुछ एक लाइनें यूज करते हैं, कुछ एक पंक्तियां यहाँ पे प्रयोग में लाते हैं। महाराज
इंद्रजीत सन जो कहू भागा, सो सब जनू पहन लिए करी राखा। यानी कि इंद्रजीत की बात ही, जैसे इंद्रजीत को कोई काम पहले बताया जाता था उससे पहले ही वो करके रखता था। जो रावण का बेटा है, मेघदूत जिसको बोलते हैं, या फिर मेघनाथ जिसको बोलते हैं, या फिर इंद्रजीत, बहुत सारे नाम थे ना उसके। तो इंद्रजीत को कोई भी काम बोलते थे उससे पहले ही वो करके रखता था। वैसे ही सत्यानाश फौजदार से जब कहा गया कि भाई जाओ और भारत को घेर लो, तब सत्यानाश फौजदार कहता है कि जैसे इंद्रजीत सारे काम करके रखता था वैसे ही मैंने काम करके रखा है। तो यहाँ पे जो रामचरितमानस की जो लाइन है वो यहाँ पे यूज की गई थी सत्यानाश फौजदार के द्वारा। फिर सत्यानाश फौजदार फिर एक गाना गाता है। हर छोटी छोटी लाइन में यहाँ पे गाने ही गाने आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सत्यानाश फौजदार संतोष के बारे में बताते हैं कि फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया है। राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया है। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम है, देश से कुछ काम नहीं। राज ना रहा पेंशन नहीं सही, रोजगार ना रहा सुध ही सही, वह भी नहीं रहा तो घर ही का सही। संतोष परम सुख, रोटी ही तो सरा सरा के खाते हैं। यानी कि संतोष में हुआ क्या है, आपके पास में पहले राज था, राज चला गया कोई बात नहीं, पेंशन मिल रही है, पेंशन नहीं है कोई बात नहीं, कुछ तो मिल रहा है, रोजगार नहीं है कोई बात नहीं, सूद तो आ रहा है, मतलब जो ब्याज तो आ रहा है। तो कहना कि जो संतोष है उसने भारत को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान निभाया है। आप लोग भी संतोष से ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, यहाँ पे कोई बात नहीं, ये नहीं हो रहा था यही सही, ये नहीं हो रहा तो यही सही, ये जॉब नहीं मिल रही तो यही सही। तो ये जो संतोष है ना, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को बर्बाद करता है। संतोष कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बोलते हैं ना कि अगर आप संतोष में जीना सीख जाते हो तो आप फिर नया कुछ कर नहीं पाते हो। तो इससे बढ़िया है कि हमेशा असंतोष से रहा करो। असंतोष से रहोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेगी। फिर यहाँ पे सत्यानाश फौजदार धन की सेना से बहुत सारे और लोगों के बारे में बताता है, जिसके अंदर ये बताता है कि फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसको जितने को भी मैंने बहुत बड़े वार भेजे हैं, अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन 4 लोगों को मैंने भेजा है। ये लोग क्या करेंगे, जो धन की सेना यानी कि जो पैसे हैं, लोगों के पास जो धन है उसको भी हम ले लेंगे, उसको भी हम बर्बाद कर लेंगे। कैसे, अपव्यय यानी कि जरूरत से ज्यादा खर्च करना, अदालत, अदालतों के अंदर पैसे खराब हो जाएंगे, फैशन, फालतू की फैशन करोगे तो उसमें बर्बाद हो जाओगे, और सिफारिशें लगाने में, तो इन सब में आपके पैसे कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगे। जो अपव्यय है उसने भी खूब लूट मचाई है, अदालतों में अच्छे अच्छे लोगों ने पैसे खर्च किए हैं, फैशन में बिल जो बड़े बड़े आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सत्यानाश फौजदार जो एक मुख्य किरदार है वो 4 नए किरदारों के नाम लेता है, जिसके अंदर कौन कौन है, अपव्यय है, अदालत है, फैशन है और सिफारिश है, ठीक है। फिर इसके बाद में हाँ, बहादुरदेव और बोलता है कि और भला कुछ लोगों को छिपा कर भी तो दुश्मनों की ओर भेजे थे। हाँ सुनिए, फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता, इन सब को भी हमने भारत के अंदर भेजा है। वैसे ये सारी चीजें याद तो रहे कि नहीं, पर एक एक करके इन लोगों को इन्होंने भेजा था। फिर सत्यानाश फौजदार उसका भी जिक्र करता है कि भला भारत का एक सस्य नाम का फौजदार भी अभी जीता है कि मर गया। भारत में जो सस्य नाम का जो फौजदार था वो जी रहा है कि मर गया है। तो सत्यानाश फौजदार बोलता है कि आपकी जो अतिवृष्टि और अनावृष्टि थी, इन दोनों ने मिलकर उसको भी मार दिया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन चीजों का जिक्र होता है। फिर उसके बाद में भारत दुदेव बोलता है अब ये काम करो, रोग, महर्ष, मह ये क्या लिखा हुआ है, महर महरंग महरंग, कर, मध्य, आलस्य और अंधकार, इनको भी भेजो। जो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना, कहाँ गया रे, महर्ग, महर का मतलब होता है महंगाई, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, महंगाई। तो जो भारदूदेव है वो इन 4 लोगों को बुलाने का बोलते हैं कि आप रोग को भी बुलाओ, कर को भी बुलाओ, मध्य को भी बुलाओ, मध्य यहाँ पे मदिरा है, ठीक है, आलस्य को भी बुलाओ और अंधकार को भी बुलाओ। और इस तरीके से ये यहाँ पे यवनिका गिरती है और 14 अंक शुरू हो जाता है। यहाँ पे अलग अलग फिर और लोग आते हैं, जिसके अंदर रोग सबसे पहले आता है। लोग बोलता है कि मैं भारत में और अलग अलग लोगों को भेजूंगा। इसके बाद में रोग के बाद में आता है आलस्य आता है। हाँ हाँ, मतलब आलस्य का एक जिक्र यहाँ पे 2 लोगों का जिक्र आता है। आलस्य बोलता है, एक व्यक्ति है, मतलब 2 व्यक्ति लेटे हुए हैं और एक व्यक्ति जा रहा है, उसको बोलता है कि ओ भाई सुन रहे हो, इस पेड़ से एक आम गिरा है मेरी छाती पे, लाके मेरे मुंह में डाल दोगे क्या। आलस्य इस बात को बोल रहा है, मतलब आलस कितना होता है व्यक्ति को। वो फिर व्यक्ति बोलता है कि जो व्यक्ति जा रहा होता है, उस जो पहला व्यक्ति जिसको बोलता है आम की बात बोलता है, उसको बोलता है कि भाई कितने आलसी हो तुम, ये आम पड़ा है, आम खा नहीं सकते। तो फिर दूसरा व्यक्ति उसके पास, जो 2 लोग लेटे थे ना, तो दूसरा व्यक्ति उसको बोलता है, या पढ़ के सुना लेते हैं, ठीक है। एक बारी हमारे 2 चेले लेटे थे और उसी राह पे एक सवार जाता था। पहले ने पुकारा, भाई सवार सवार, ये पका आम टपक कर मेरे छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुंह में तो डाल। सवार ने कहा, अजी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ आम से उठाकर मुंह में डालने में यह आलस्य। दूसरा बोला, ठीक है साहब, यह बड़ा ही आलसी है, रात भर कुत्ता मेरा मुंह छाटा, पर ये पास ही पड़ा रहा, पर इसको नहीं आका।
अलग है, मतलब भारतेंदु जब लिखते हैं ना, हास्य की बात आती है तो वो बहुत अलग तरीके से बातें लिखते हैं। आलस्य आता है, भारतेंदु बोलता है कि जाओ, आलस जाओ और भारत को घेर लो। आलस्य को बोलते हैं कि भारत को आलस्य से घेर लो, ताकि भारतीय लोग इतने आलसी हो जाए कि वो लोग कुछ काम ना करें। यहाँ पे एक गजल है जो कि आप सभी लोगों के फेवरेट हो सकती हैं। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। मतलब पैर उठा के जाना नहीं अच्छा। बिस्तर पर मिसले लोथ पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा। रहने दो जमी पर मुझे आराम यही है, छेड़ो ना नके नक्शे पा, ये मिटना नहीं अच्छा। उठ करके घर में कौन चले यार एक घर तक, मौत अच्छी है पर दिल लगाना नहीं अच्छा। धोती भी पहने जबकि कोई खैर पिना दे, उमरा उमरा को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा। तो एक आप लोगों की एक फेवरेट गजल हो सकती है कि दुनिया में आए हो तो कुछ करना नहीं अच्छा, ठीक है। और आपको एक और लाइन बता दो, यहाँ पे बहुत अलग अलग लोगों की, मतलब लाइक तुलसीदास जी हैं, और ये मलुका दास है। इन लोगों की पंक्तियों को भारतेंदु ने यूज किया है, जहाँ पे इसको ध्यान रखिए। पंक्तियां कौन कौन सी है? कऊ नर्प हो हमें का हानि, छेरी चाड़ी नहीं हो रानी, आनंद से जन्म बिताना है। तो ये एक लाइन है, इसको भी आप याद रखिएगा। साथ में एक लाइन है जो कि फेवरेट है, यूजीसी नेट पे 2-3 बार पूछ भी रखी है, जहाँ पे है, अजर अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका के है सबके दाता राम। और एक लाइन जो आपकी फेवरेट हो सकती है, जो पढ़ंतव्य सो मरंतव्य, जो न पढ़ंतव्य सो मरंतव्य, फिर दंत कंठ कटाकट की करंतव्य। जो पढ़ रहा है वो भी मरेगा, जो नहीं पढ़ रहा है वो भी मरेगा, तो फिर फालतू में क्यों दांत इधर उधर बजा रहे हो। तो ये आलस्य का जिक्र होता है। वैसे यहाँ से सवाल ऐसा डायरेक्ट आएंगे नहीं, जो सवाल की जो एक भूमिका बनती है वो मैंने आपको पहले ही अंक में समझा दी थी। ध्यान रखिएगा, इन नोट्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो नीचे मैं आपको अपने फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज के माध्यम से शेयर कर दूंगा। और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी जब ये पूरा नाटक खत्म हो जाएगा तो पूरी पीडीएफ को वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद में मदिरा का प्रवेश होता है, और मदिरा बोलती है कि भगवान सोम की मैं कन्या हूँ, प्रथम वेदों में मुझे मधु के नाम से आदर दिया है, फिर देवताओं के प्रिय होने से मुझे सुरा कहलाया है, और मेरे प्रचार के हेतु श्रोतामणि जो इस मंत्र का नाम है, श्रोतामणि मंत्र का भी सृष्टि हुई है, जो कि मेरी प्रशंसा के लिए, मुझे बुलाने के लिए, मेरे प्रचार के लिए इस मंत्र की निर्माण हुआ है। स्मृति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरी नित्य कही है, तंतु तो केवल मेरे हेतु बने हैं। हिंदू बौद्ध मुसलमान और क्रिस्तान, इन चारों में मेरी 4 पवित्र प्रतिमूर्ति विराजमान है। हिंदू में सोमपान है, बौद्ध में विराचमन है, मुसलमान में सराबुन सराबुन तुहुरा, और क्रिस्तान में बाम टेजिंग वाइन। ये 4 है जो दारू के प्रकार बताए हैं। बस याद नहीं रखोगे चलेगा, इतना कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ पे देखिए, मतलब एक तो मुझे इस नाटक की एक सबसे घटिया बात क्या लगती है बताए, हर दो लाइन में गीत, हर दो लाइन में गीत। पता नहीं इस नाटक को क्यों लिखा गया, इतना मतलब गीत क्यों डाला, सीधे भी इस चीज को की जा सकते थे, ठीक है। बाकी हाँ, ये चीज जो आपने शायरी के माध्यम से, थोड़ी सी कॉमेडी के माध्यम से पढ़ी होगी। विष्णु बाराणी पोट पुरुषो विष्णु बारोणी पोट पुरुषोत्तम, मध्य मुरारी, सापिन शिव गौड़ी ग्रीस, ब्रांडी ब्रह्मा बिचारी। तो आपने वो सुना होगा कि कुछ ऐसी लाइनें थी ना कि ब्रांडी में ब्रह्मा बसे, विस्की में बसे विष्णु, कुछ ऐसे करके आपने कॉमेडी लाइन है, जो कि पार्लियामेंट में कोई मूर्ख सांसद था उसने भी इस बात को बोला था, फिर वो वायरल भी हुई थी। तो ठीक है, बाद फिर